सुबह दरवाजे पर एक पुराना डिब्बा रखा था। अंदर पुराने अखबार और एक सीडी। सीडी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच। रीमा के हाथ कांपने लगे। उसने तय किया, इसे मैं शहर जाकर ही देखूंगी। यहाँ कोई पकड़ लेगा तो जान का खतरा है। सुबह सुबह गांव का माहौल हमेशा की तरह अफवाहों से भरा था। रीमा दरवाजे पर रखी सीडी और अखबारों को चुपचाप अपने बैग में डालकर अंदर ले गई। सावित्री देवी ने पूछा, क्या है बेटा? रीमा ने टालते हुए कहा, शायद किसी ने पुराना कबाड़ डाल दिया है, मैं बाद में देखूंगी। असल में वे जानती थी कि यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव में किसी को थोड़ा भी अंदाजा हो जाए कि उसके पास कुछ राज हैं तो वे खतरे में आ जाएगी। दोपहर को रीमा पानी लेने कुएं पर गई। वहां दो औरतें आपस में बातें कर रही थी, लेकिन आवाज़ तेज थी इसलिए सुनना मुश्किल नहीं था। देखी, पढ़ लिख के भी विधवा का क्या रुतबा, घर संभाल नहीं पा रही, कलेक्टर बनने चल रही है। अरे ये सब दिखावा है, आखिर में तो किसी बड़े घर में नौकरी मांगती ही फिरेगी। रीमा चुप रही। पानी का घड़ा सिर पर रखकर वे घर लौटी, लेकिन रास्ते में उसकी आंखें भर आई। ये आंसू कमजोरी की नहीं, बल्कि उस जले हुए घाव के थे जिसे बार बार समाज खुरसता रहता है। शाम को बिजली चली गई थी। सावित्री देवी की व्हील चेयर के पास रखा ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर ढीला हो गया था। रीमा ने पड़ोसी रमेश से मदद मांगी। रमेश ने ठीक तो कर दी, लेकिन जाते जाते ताना मार गया, इतनी पढ़ाई लिखाई से अच्छा होता कोई मर्द साथ होता, आधी मुश्किलें तो वैसे ही खत्म हो जाती। रीमा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि इस सोच को जवाब देने से ज़्यादा मुश्किल उसे बदलना है। 2 दिन बाद रीमा शहर लौटी। हॉस्टल में अपने पुराने लैपटॉप पर सीडी चलाई। उसमें गांव की पंचायत की मीटिंग की वीडियो थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि उसके पति अजय ने एक सरकारी योजना में गड़बड़ी का विरोध किया था। सरपंच और कुछ स्थानीय नेता उस पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, ज़्यादा ईमानदारी दिखाएगा तो घर में घुसकर मारेंगे। वीडियो अचानक बंद हो गया। रीमा की आंखों के सामने अजय का चेहरा घूमने लगा और अब उसे समझ में आ चुका था, उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अजय के अधूरे संघर्ष को पूरा करने के लिए भी है। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो कुछ लड़कियां उसके कपड़े देखकर हंस पड़ी। अरे ये देखो, हमारी क्लास की सबसे पढ़ी लिखी विधवा, वही पुरानी साड़ी में। रीमा ने नोट्स खोले और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसे मालूम था कि उसका असली इम्तिहान क्लासरूम में नहीं बल्कि जिंदगी के उस मैदान में है जहां सबका रवैया ही प्रश्न पत्र है। शाम को माँ का फोन आया, रीमा कल रात फिर दरवाजे पर ईंट फेंकी गई। पड़ोसियों ने कहा, ये सब तेरे पढ़ने लिखने के खिलाफ हैं। रीमा का दिल बैठ गया। उसने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहाँ आऊँगी और ये सब रोकूंगी। लेकिन उसे पता था ये रुकेगी सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसके लिए उसे मजबूत सबूत, सही लोग और सबसे बढ़कर समाज की सोच को बदलना पड़ेगा। फ़ोन कटते ही रीमा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पढ़ाई की किताबें उसके सामने थी, लेकिन अक्षर धुंधले हो रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं परीक्षा में पास हो भी गई तो क्या गांव मुझे जीने देगा? रात को 10 बजे हॉस्टल में अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। रीमा ने खोला तो वॉचमैन खड़ा था। तुम्हारे नाम एक लिफाफा आया है, कोई नाम नहीं लिखा। लिफाफा खोलते ही अंदर एक फटी हुई फ़ोटो निकली। उसमें अजय की तस्वीर और लाल क्रॉस का निशान था। नीचे एक पन्ना था, पढ़ाई छोड़ दो नहीं तो तेरा अंजाम भी वही होगा। रीमा की उंगलियां कांप गई। उसने लाइट बंद कर दी, अंधेरे में बैठी रही। उसे पहली बार लगा कि डर सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी घुस चुका है। अगले हफ्ते वह गांव पहुंची। कुएं पर पानी भरने आई। कुछ औरतें उसे देखकर चुप हो गई, लेकिन जब वे पास गई तो एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बेटा हम तेरे साथ हैं, पर नाम मत लेना। ये सब छोटे थे, लेकिन उनमें उम्मीद का एक कण था। घर पहुंची तो देखा सावित्री देवी व्हील चेयर में बैठी हैं, लेकिन उनके सामने मोहल्ले के 2 लोग खड़े हैं। देखो बहन जी, बहू को शहर भेजने से अच्छा है शादी करा दो, नहीं तो बदनामी होगी, एक ने कहा। सावित्री देवी धीमे लेकिन ठोस स्वर में जवाब दिया, मेरी बहू पढ़ेगी, कलेक्टर बनेगी, बदनामी मुझे मंजूर है, हार नहीं। रीमा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सास की कमजोरी सिर्फ शरीर में है, हिम्मत में नहीं।
उस रात जब दोनों सो रही थी, दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। कोई भागते हुए खिड़की से मिट्टी का थैला अंदर फेंक गया। थैले में जली हुई किताबें और एक टूटा सा पेन था। ये साफ इशारा था कि उसकी पढ़ाई को मिटाने की कोशिश हो रही है। रीमा ने किताबों को राख हाथ में ली और उसी पल उसने तय किया, ये लड़ाई अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब औरतों के लिए होगी जो डर के कारण अपने सपने छोड़ देते हैं। अगले कुछ दिनों में कई छोटी घटनाएं हुई। गांव की दुकान पर उधार बंद कर दिया गया। डाकिया उसका पत्र गलत पते पर डालने लगा। परीक्षा का फॉर्म भरने गई तो क्लर्क ने फाइल गलती से गायब कर दी। ये सब मिलाकर रीमा का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चोट उसे और भी जिद्दी बना रही थी। गांव में लौटने के बाद रीमा के लिए हर दिन किसी परीक्षा से कम नहीं था। बाजार जाते समय लोग उसे देखते और धीरे से कुछ कहकर हंसते। बच्चे उसके पीछे कलेक्टरनी चिल्लाते और औरतें आंगन में बैठी उसकी और ताने भरी गीत गाती। जिस दुकान से वह बचपन से सामान लाती थी, वहाँ अब उसे पैसे साथ लाना सुनना पड़ता, मानो उसके हाथ में हमेशा उधारी का हिसाब हो। सावित्री देवी यह सब सुनकर चुप रहती, लेकिन उनके चेहरे पर आक्रोश साफ झलकता था। वे अक्सर रात में रीमा के पास बैठकर कहती, बेटा, लोग तुझसे डरते हैं, इसलिए तुझे गिराना चाहते हैं। डर तभी आता है जब किसी के पास कुछ बड़ा करने की ताकत होती है। ये बातें रीमा के लिए संजीवनी की तरह थी, लेकिन दिन में होने वाला अपमान उसके दिल में धीरे धीरे एक ज्वाला भर रहा था। एक दिन जब रीमा शहर में कोचिंग से लौट रही थी, बस स्टैंड पर उसने देखा उसका पर्स खुला हुआ है और अंदर से पहचान पत्र और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं। वह समझ गई यह कोई आम चोरी नहीं बल्कि उसके रास्ते रोकने की सुनियोजित कोशिश है। उसी शाम परीक्षा केंद्र से चिट्ठी आई कि दस्तावेज पूरे न होने के कारण उसका फॉर्म अधूरा है और वह परीक्षा में नहीं बैठ सकती। सावित्री देवी ने यह खबर सुनी तो व्हील चेयर घसीटते हुए पंचायत भवन तक पहुंची और वहां खुलेआम कहा, जो लोग मेरी बहू की पढ़ाई में रोड़े अटका रहे हैं, मैं उनके नाम जिला अधिकारी को लिख कर दूंगी, चाहे मुझे कितनी बार दरवाज़ा खटखटाने पड़े। उनका यह स्वर गांव में कई लोगों का असहज कर गया, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। इन्हीं दिनों रीमा ने नोटिस किया कि घर के आसपास कुछ अजनबी लोग घूमते रहते हैं। एक रात जब बिजली चली गई थी, किसी ने चुपके से खिड़की में पत्थर फेंका और भाग गया। पत्थर से बंधी चिट्ठी में लिखा था, तेरी जिद तुझे और तेरी सास को मिट्टी में मिला देगी। यह पढ़कर सावित्री देवी ने वह कागज़ फाड़ दिया और धीमे स्वर में बोली, ये वही लोग हैं जो तुझमें अजय की छवि देखते हैं और उसी से जलते हैं। लेकिन बेटा, आग को बुझाने के लिए पानी नहीं और आग चाहिए। रीमा ने उनकी बातों को दिल में बसा लिया और तय किया, अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगी बल्कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब करेगी जो अजय के मौत के पीछे हो सकते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी योजना बनाई। एक पुराना मोबाइल लिया और गांव में हो रही गुप्त बैठकों की रिकॉर्डिंग शुरू की। कभी बाजार में, कभी पंचायत के बाहर वह ऐसे लोगों की बातें सुन लेती जो उसके बारे में अफवाहें फैलाते या उसकी राह रोकने की योजना बनाते। हर रिकॉर्डिंग के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, लेकिन खतरा भी। सावित्री देवी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सच इकट्ठा करना आसान है पर सच बोलना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। फिर भी उन्होंने रीमा का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जान पर खेलकर उसे जानकारी जुटाने में मदद की। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि रीमा कहीं न कहीं से लोगों की बातें सुन रही है। शुरुआत में लोग इसे मजाक समझते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पंचायत की एक गुप्त बैठक का मसौदा बाहर आ गया तो हलचल मच गया। उस बैठक में तय हुआ कि गांव कुछ जमीन को बेचा जाएगा और गरीब किसानों को वहां से हटाया जाएगा। यह खबर सीधे जिला अखबार में छप गई। पंचायत प्रमुख की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उनकी नज़रें रीमा पर टिक गई। अब यह सिर्फ उसकी पढ़ाई की लड़ाई नहीं रही, यह गांव के ताकतवर लोगों के खिलाफ एक खुला मोर्चा बन चुका था। उस दिन से रीमा के लिए बाहर निकलना और भी खतरनाक हो गया। बाजार जाते समय एक बाइक सवार उसके बहुत पास से गुजरा और उसकी किताबें गिरा दी। लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई उठाने नहीं आया। रीमा ने किताबें खुद उठाई, पन्ने साफ किए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। घर पहुंची तो सावित्री देवी ने उसका चेहरा देखा, थका हुआ,
पर हारा नहीं। उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रख बेटा, ये वही लोग हैं जो मेरे अजय को भी तोड़ना चाहते थे, पर तू मेरी आखिरी उम्मीद है। एक रात जब सावित्री देवी और रीमा खाना खा रहे थे, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बाहर पुलिस थी। उन्होंने कहा, रीमा को थाने चलना होगा, क्योंकि पंचायत ने उस पर चोरी और जालसाजी का आरोप लगाया है। सावित्री देवी ने व्हीलचेयर को आगे ढकेलते हुए पुलिस के सामने कहा, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लिखित आदेश नहीं दिखाते। पुलिस वाले मुस्कुराकर बोले, माँ जी, गांव के बड़े लोग कहते हैं तो आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर रीमा का खून खौल गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। थाने में घंटों पूछताछ हुई, उसके कॉलेज जाने, लोगों से मिलने और मोबाइल के रिकॉर्डिंग रखने के बारे में। पुलिस वालों का लहजा साफ था, वे उसे डराना चाहते थे ताकि वह आगे कुछ न करे। लेकिन पूछताछ के दौरान रीमा ने महसूस किया कि किसी ने उसकी जेब में एक छोटा सा कागज़ चुपके से डाल दिया है। बाद में बाथरूम में उसने कागज़ खोला, उसमें लिखा था, सावधान रहो, जो सच तुमने देखा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। चुप रहोगी तो बच जाओगी। घर लौटकर उसने वह कागज़ सावित्री देवी को दिखाया। सास ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा, अब यह लड़ाई दो तरफा हो गई है। एक तरफ तेरी पढ़ाई, दूसरी तरफ इनका काला सच। अगर पीछे हटी तो डिग्री तो जाएगी ही, हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उस रात दोनों ने तय किया, रीमा अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी, बल्कि जो भ्रष्टाचार और अन्याय उसने देखा उसका भी पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह फैसला लेना आसान था, निभाना नहीं, क्योंकि अगले ही दिन गांव में ऐसी घटना होने वाली थी जो इस लड़ाई को और खतरनाक बना देगी। परीक्षा के दिन रीमा ने जैसे ही एग्जाम हॉल में कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसकी नज़र सामने पड़ी। वह आदमी, वही चेहरा जिसे उसने गांव की पंचायत के सामने देखा था, वही आदमी जिसे बुजुर्ग ने उसके पति की मौत की सच्चाई से जोड़ा था। रीमा का मन एक पल को कांप उठा। क्या यह संयोग है या कोई चाल, उसने सोचा। लेकिन तुरंत उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, अगर मैं टूट गई तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। नहीं, आज मुझे अपने सपनों के लिए, अपने सासू माँ के लिए और अपने पति की आत्मा के लिए मजबूत रहना होगा। उसने आंखें बंद की और पेन उठाकर उत्तर लिखना शुरू कर दिया। घंटों की परीक्षा के दौरान उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा। मन में केवल एक ही संकल्प था, आईपीएस अधिकारी बनकर सच को सामने लाना है। दिन बीतते गए। रीमा अक्सर देर रात तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। बारिश हो, भूख हो या हॉस्टल की तंगियाँ, उसने हार नहीं मानी। उसकी बीमार सास बिस्तर से ही उसका हौसला बढ़ाती। बहू, तेरा हर कदम अब मेरे बेटे की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। इंतजार की घड़ियां बीत गई। परिणाम के दिन जब लिस्ट निकली तो रीमा का नाम सबसे ऊपर था। उसके हाथ काँप रहे थे, आंखें भीग चुकी थी, लेकिन होठों पर गर्व और संतोष की मुस्कान थी। कुछ ही महीनों बाद वर्दी पहनकर पहली बार जब रीमा अपने गांव लौटी तो पूरा गांव चौक पर जमा था। लोग वही थे जो कभी उसके कपड़े देखकर हंसते थे, जो कभी उसे विधवा कहकर ताना मारते थे, लेकिन आज वही लोग झुककर सलाम कर रहे थे। पंचायत का सरपंच भीड़ के बीच में खड़ा था। रीमा ने उसे सीधा देखा और कहा, जिस सच को तुम सालों से दबा रहे थे, आज वह कानून के सामने आएगा। पुलिस बल उसके साथ था। गांव के बुजुर्ग ने गवाही दी, सबूत जुटाए गए और सच आखिरकार सामने आ ही गया। उसके पति की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सरपंच और उसके लोगों की साजिश थी। उस रात रीमा अपनी सास के कमरे में गई। सास बिस्तर पर लेटी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर संतोष था। रीमा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आज आपके बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। मैं आपकी बहू ही नहीं, आपके बेटे की अधूरी लड़ाई भी पूरी करूंगी। सास ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, अब मुझे चैन है बेटी, अब तू सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि इस गांव की शान है। रीमा की आंखों में चमक थी। अब वह केवल एक विधवा और संघर्षरत लड़की नहीं थी, वह आईपीएस अधिकारी रीमा थी, जिसने अपनी मेहनत और साहस से सच और इंसाफ की लड़ाई जीत ली थी। गांव के सरपंच और उसके गुर्गे को गिरफ्तार कर लेने के बाद रीमा का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। हर जगह लोग उसे बहादुर महिला आईपीएस कहकर सराह रहे थे। लेकिन रीमा के भीतर एक खालीपन अब भी था। पति की यादें, संघर्षों के निशान और एक अकेली जिंदगी का बोझ।
इसी बीच उसका ट्रांसफ़र ज़िले के मुख्यालय में हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई डीआईजी साहब से, एक ईमानदार, सख्त लेकिन दिल से बेहद इंसानियत वाले अधिकारी। वे रीमा की बहादुरी और ईमानदारी से प्रभावित थे। अक्सर मीटिंग में उनकी बातचीत होती और धीरे धीरे एक गहरा सम्मान और अपनापन दोनों के बीच पनपने लगा। रीमा की सास यह सब महसूस कर लिया था। एक शाम उन्होंने रीमा से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि अब भी अपने अतीत में अटकी हो, लेकिन ज़िंदगी यहीं रुकती नहीं। तेरे पति की आत्मा भी यही चाहेगी कि तू अपनी नई दुनिया बसाए। रीमा चुप रही। उसके मन में ढेरों सवाल थे। कुछ दिनों बाद रीमा की सास ने खुद डीआईजी साहब से मुलाकात की। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। बहू ने मेरे बेटे का सपना पूरा किया है। अब मैं चाहती हूँ कि वह अपने लिए भी जिए। आप ही समझाइए कि वह मेरी बात मान ले। डीआईजी साहब पहले चौंके, फिर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, माँ जी, रीमा जैसी महिला जीवन में एक बार ही मिलती है, लेकिन मैं कभी उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। अगर वे मुझे अपनाएगी तो मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। एक शाम ऑफिस से निकलते समय डीआईजी साहब ने रीमा से कहा, रीमा, तुम सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि इंसानियत का चेहरा हो। मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों मिलकर न सिर्फ अपने कर्तव्य निभा सकते हैं बल्कि ज़िंदगी भी साथ जी सकते हैं। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए कहा, सर, मैं इतनी जल्दी शादी के बारे में सोच नहीं सकती। डीआईजी साहब मुस्कुराए, तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़िंदगी इंतज़ार करने वालों को भी दूसरा मौका देती है। सोच लो और जब लगे सही समय, मैं यहीं हूँ। कुछ हफ्ते तक रीमा ने बहुत सोचा। उसकी सास ने उसे धीरे धीरे समझाया, बेटी, इंसाफ दिलाने की लड़ाई तूने जीत ली। अब अपने दिल को भी चैन दे। ये तेरे पति की आखिरी इच्छा होती कि तू मुस्कुराए, ना कि ज़िंदगी भर रोती रह। आखिरकार रीमा ने हाँ कर दी। शादी के दिन गांव से लेकर शहर तक हर कोई हैरान था। पुलिस के अफसर, गांव के लोग, हॉस्टल की पुरानी सहेलियां, सब ने तालियां बजाकर स्वागत किया। रीमा दुल्हन बनी और उसकी सास गर्व से देख रही थी। डीआईजी साहब ने शादी के बाद सबसे पहले रीमा की सास के चरण छुए। उन्होंने कहा, माँ जी, अब आप हमारी भी माँ हैं। आपका सहारा ही रीमा की ताकत है। रीमा ने अपनी सास को गले लगाकर कहा, माँ, आज अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ आपके भरोसे की वजह से। आज मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ बोझ नहीं बल्कि ताकत होता है। रीमा अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वह सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने दिखाया कि दुख, संघर्ष और ताने इंसान को तोड़ नहीं सकता बल्कि और मजबूत बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और सच्चाई के दम पर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। नॉवेल जैसा लंबी कहानियाँ, सामाजिक मुद्दों पर आधारित या फिर कई भागों में बटी हुई सीरीज। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।